मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान और लंदन में तकसीम हो चुकी है। रऊफ सिद्दीकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के टिकट पर कई बार रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। एक बार रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए, लेकिन फिर वो सीट छोड़ दी। वजारत के भरपूर मज़े उठाए। सूबाई वजीर दाखिला, सूबाई वजीर सनत व तिजारत और सूबाई वजीर सयाहत भी रहे। इन्हीं की वजारत के दौर में बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी और इन्होंने अपनी वजारत से खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। इस केस में मुलजिम बनाए गए, फर्द जुर्म आयद हुई, लेकिन जब केस चला तो बरी कर दिए गए। लेकिन मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई कि मज़दाक सिंध हुकूमत ने बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब ने मुलाजमतें देने का केस बना दिया। गिरफ्तारी, जेल की सऊबतें सब बर्दाश्त की हैं, लेकिन कुछ अरसे से खामोश हैं, शायर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनकी इस हंगामा खेज जिंदगी पर। रऊफ भाई, वेलकम इन FIR। जॉन एलिया ने कहा था, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। क्या यही हो रहा है, खामोशी से रस्म दूरी अदा करें? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे दो शेर आपको सुना दूं। आप तो शायर हैं, जब अपन शेर ही सुनाएंगे। एक तो ये है कि अपनों का एतबार था सो मैं फरेब खा गया, अपनों का एतबार था सो मैं फरेब खा गया, ये दोस्तों का वार था सो मैं फरेब खा गया। दुश्मन तो सब नज़र में थे, दुश्मन तो सब नज़र में थे, सब नज़र में थे, लेकिन गमों की पुश्त पर मेरा ही अपना यार था सो मैं फरेब खा गया। आपने तो बात ही मुका दी। MKM पाकिस्तान के इस वक्त खामोश रहनुमाओं की एक लंबी फहरिस्त है। आप भी उन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं? बहुत अरसे से कोई सियासी सरगर्मी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल खामोश नहीं हूँ, मैं हो भी नहीं सकता। मतलब मेरी सरिश्त में शामिल नहीं हूँ। मैं तो एक जद्दोजहद का इंसान हूँ। मुझे तो कई दफ़ा ऑफ़र की गई थी कि हमें अच्छा नहीं लगता कि आप अदालतों में 32 केस मेरे पे डाल दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। कि आप अदालतों में जा रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लगता, आप सऊदी अरब में और मदीना में रहते हैं, आप जाइए और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार, बात यह है कि मैंने इस शहर पर, इस पाकिस्तान में 15 साल वजारतों में रहा हूँ। मैं आज हालात ख़राब हुए तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं फ़ेस करूँगा। और मैंने फ़ेस किया और सारे झूठे बेबुनियाद मुकदमात थे और ये बिलावजह नहीं थे। इसके पीछे बहुत से और अपनों का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था कि इसको एंगेज करके रखो। और ये तो मैंने कहा ठीक है यार, ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव हैं, लेकिन मैंने जैसे आपने कहा ना कि गर सदाकत का सिला जहर का प्याला होगा, गर सदाकत का सिला जहर का प्याला होगा, कौन इस शहर में सच बोलने वाला होगा, इसलिए हमसे ज़माने ने जफ़ाएं की हैं, इसलिए हमसे ज़माने ने जफ़ाएं की हैं, दिल जलेगा तो अंधेरों में उजाला होगा। क्या कहने भाई, वाह। अब ज़रा ये बता दें कि आपका सियासी कैरियर तो कई दिहाइयों का मुहित है। मैं आपसे बात कहाँ से शुरू करूँ? चलें 2002 से शुरू करते हैं। 2002 से MKM परवेज़ मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में शामिल हुई। परवेज़ मुशर्रफ कराची में अमन चाहते थे। वज़ारत दाखिला इंतहाई अहम वज़ारत, आपको क्यों दे दी गई? किससे सिफारिश कराई थी? अच्छा, पहली बात ये मैं आपको बड़े ऑन रिकॉर्ड बता दूँ, ये सब जिंदा ही हैं। मैं जितनी बातें करूँगा ना, अव्वल तो मैं झूठ फरेब से तो अवॉइड ही करता हूँ, फिर ऐसा झूठ जो करोड़ों लोगों के दरमियान हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जितनी बातें भी आप मुझसे जो चाहे, आप तो जानते हैं उस ज़माने में भी आप लोग सवाल जवाब करते थे वज़ारत दाखिला में भी, तो मुझे जो जवाब नहीं देना था उसमें मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आज आप खामोश नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, मैं तो अभी खामोश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तो पुरानी की मजबूरी थी। लेकिन बात यह है कि MPA MNA के लिए मैं शुरू से ही मुखालिफत था। मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता था और इसके ऊपर इतना मामलात मेरे लिए ख़राब हो जाते थे लंदन में। मैं रिकमेंड ज़रूर करता था कि इसको MLA बना दे, इसको सेनेटर बना दे, लेकिन ख़ुद नहीं लड़ता था। तो फिर ये 2002 में मेरे पे इतना दबाव पड़ा। अच्छा, एक दफ़ा तो इतना दबाव था, इलेक्शन अनाउंस होती थी, मैं परेशान हो जाता था कि कहते थे जाके लड़ो। तो मैं मक्का में था उस वक्त, तो मैं चला गया तवाफ़ करते हुए। मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह तू जानता है कि मेरे बस का नहीं है, ये मैं संभाल भी नहीं सकूँगा, लेकिन अब मैं बाहर निकलूँगा। अब अगर मेरे पास फ़ोन आया ना लंदन से तो मैं जाके इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और आप यकीन करें मैं जब बाहर निकला तो किसी ने फ़ोन ही नहीं किया, वरना हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आ रहा था।
खैर फिर ये हुआ कि जब वो कहा तो मैं 2 जगह से इलेक्शन के लिए मुझे कहा गया। वो तो तीसरी जगह से भी था, अल्लाह बख्शे शोएब बुखारी को, कि उन्होंने मुझे कागजात वापस करा दिए, वरना मैं 3 जगह से लड़ रहा था। तो एक नेशनल असेंबली थी और सूबाई, तो मैं दोनों जगह से जीत गया। और उसी ज़माने में हमारे 2 बड़ी विकटें नेशनल लीडर हमारे, एक हैदराबाद से हार गए, एक कराची से हार गए। तो यहाँ एक तूफान मचा हुआ था कि वो सऊदी अरब से आके 2 सीटें जीत गया, आप 2 सीटें हार गए। लेकिन बहरहाल ये तो एक लाइटर साइड। कौन थे वो नेशनल लीडर? आफ्ताब शेख साहब भी हार गए थे और नसीब जलीबाजी भी हार गई थी। तो बड़ा बहुत तूफान मचा था उसके ऊपर। पार्टी के अंदर भी वो मामूली बात थोड़ी थी कि वो ज़माना ऐसा थोड़ी था हारने वाला। बिल्कुल ऐसे ही 2002। तो हाँ, जब हारने वाले ज़माने में अगर कोई हार जाए तो मुसीबत हो जाती थी। सही बात है। ये एक शख्सियत अभी जिंदा है, आप फ़ोन कर लिएगा गवर्नर सिंध को। एक्साइज एंड टैक्सेशन में मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया था बिला वजह। हमारे हॉक्स बहुत थे ना वहाँ पे। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैंने MPA से भी इस्तीफ़ा देंगे, लो भाई जान छुट्टी, मैंने 2 रकात नफिल पढ़ लिया आके। उसके बाद वो हुकूमत ही नहीं चली, हुकूमत गिर गई। अब मुझे फिर कहा गया, अच्छा रिएक्शन बहुत आया था उस पर मेरे इस्तीफ़े पे कि भाई इनसे इस्तीफ़ा क्यों ले लिया। तो MKM के तो इस्तीफ़ा लेना देना एक होता था मामूल की बात समझी लेकिन जाती मसला ये था कि भाई मुझसे क्यों इस्तीफ़ा, मैंने कब मांगा था ये सब। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 3 महीने के बाद हुकूमत बनी तो फिर मेरा नाम आया। अब इशरत अली बाद ने मुझे फ़ोन किया, बोले यार भाई आपका नाम लिस्ट में है, वोट लेना है। मैंने कहा नो, आप पूछ लिएगा बाखुदा, मैं जितनी बात करूँ। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। करेंगे कि रो भाई ऐसा ही। मैंने कहा यार अल्लाह ने बड़ी इज्जत के साथ मुझे हटा दिया है, मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह करे हुकूमत ख़त्म हो, असेंबली टूटे, मैं जाऊँ, मैं वापस जाऊँगा। यार यहाँ कौन इस तरीके से भुगतता रहेगा। तो आपको मैं बताऊँ कि मैं 2 दिन कैबिनेट ने और नहीं लिया था मेरे इसका, मैं नहीं कर रहा था। फिर इरशाद अली बात ने कहा, इरशाद भाई ने बोले यार भाई आप समझते क्यों नहीं है और ये नहीं है। और भाई ने कहा, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा यार देखें अल्लाह ताला आपको वो कर रहा है, देखें इस वक्त हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और आपका यहाँ से हट जाना हमारे लिए बड़ा, खैर वो लंबी कहानी है, आप पूछ लीजिएगा उनसे। फिर मैं तैयार हुआ। तो मेरे मामलात में, और ये बात मैं बवांगे दौड़ कहूँगा कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करता था। ना तो मेरी कभी किसी MP MLA की मिनिस्ट्री के लिए सिफारिश होती थी, ना ही मेरे काम में कोई मदाखलत करता था, ना MKM मदाखलत करती थी काम में। आप इतने इंडिपेंडेंट होकर काम करते थे कि पार्टी में आपके वज़ारत दाखिला में किए गए फैसलों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। एक दौर की मैं बात भी कर देता हूँ, एक वाक़े की मैं बात भी कर देता हूँ कि आपने लियारी टास्क फोर्स बना दी और उसमें शामिल रखा उस शख्स को जिसका कराची ऑपरेशन में अहम किरदार समझा जाता था। MKM के कोई 200 से ज़ायद कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल या उन्हें पकड़ के जेल भेजे जाने का उसके ऊपर इल्ज़ाम था MKM की जानिब से। फिर उसमें वो लोग भी शामिल थे जिसमें जो है एक शख्स जो इंस्पेक्टर बहादुर अली का बेटा इरफान बहादुर, MKM के कारकुन सोलत मिर्ज़ा को सज़ाए मौत दी जा चुकी थी। शाहिद हामिद साबिक MD के AC, उनके बेटे उमर शाहिद हामिद को भी आपने लियारी टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया। ये सब जो है, ये फैसला जो था, ये कैसे कर गए और आप, और क्या MKM उस वक्त आपके ज़रिए लियारी में कोई एंट्री चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। मैं जब हमारे 2 वज़ीर दाखिला जो थे वो फ्लॉप हो गए थे। एक आफ्ताब शेख साहब तो इतने बड़े लॉयर थे, वो थे, वो पूरा शहर पूरा सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया था। फिर सरदार साहब भी रहे 4-6 महीने 8 महीने। जब ये तीसरी दफ़ा हुआ तो फिर अब ज़ाबत है MKM तो स्टेक पे आ गई थी कि वज़ारत दाखिला पहली दफ़ा MKM को मिली थी। और जब मैंने लॉ एंड ऑर्डर का देखना शुरू किया तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि खुद निसार खोड़ू ने असेंबली में कहा कि यार एक शायर आदमी को वज़ीर दाखिला बना दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वज़ीर दाखिला तो सबसे ज़्यादा गुंडा आदमी होता है, वही बनता है। तो अब मैं सोच के करता था। तो लियारी में रोज़ाना कत्ल गारत गरी, तो मेरे पास जो ब्रीफिंग आ रही थी वो इतनी ख़तरनाक थी। सिर्फ लियारी नहीं बल्कि लियारी की वजह से पूरा शहर लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब हो रहा था और कच्चे के इलाके में जो सूरत हाल थी उससे पूरी ट्रेड पाकिस्तान की ख़राब हो रही थी। तो मैं तो इन चक्करों में था। फिर जब मुझे पता चला तो उस वक्त IG थे मेरे ख्याल में कमाल शाह साहब उस वक्त और तारिक जमील, उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा साहब लियारी टास्क में तो एक बड़ा मसला है, अगर इसके अंदर ये टीम है मौजूद है। मैंने कहा यार इनके ख़िलाफ़ तो मेरी नज़में और गज़लें हैं है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और कत्ल गारतगरी पे। मैं कैसे 92 के ऑपरेशन तो ज़ाहिर बात है मेरे तो पूरे आर्टिकल होते थे, मेरे आर्टिकल छपते थे, मेरे घर में छापे मारते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम तो सियासत ही सोचते अपने की। तो उन्होंने कहा, खैर जब मैंने देखा वहाँ पर किलिंग ज़्यादा होती चली जा रही है, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब इनको लाइए, ये कर सकते हैं। लोहे से लोहा काटा गया। नहीं, मसला ये था कि ये डूअर थे ये। तो खैर मैं फिर
उन्होंने एक बात मुझसे कही कि ये जो टीम है ना, इस टीम ने, हमने पहले भी कोशिश करना चाह रहे थे, तो आफ्ताब शेख और सरदार साहब के साथ इन लोगों ने कहा कि हम नहीं काम करेंगे, लेकिन जब आपने वो संभाला था तो इन लोगों ने हमसे रब्ता किया, इस टीम ने, कि रऊफ सिद्दीकी साहब का हमने नाम सुना है, और मतलब बहुत अच्छे अल्फाज में। आफ्ताब शेख के दौर में तो इन लोगों को सूबा बदर भी, शहर बदर भी कर दिया वो तो गया हर था, दफा, कोचिंग तो मैं आपको वही जुमला बताने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मिलूँ तो सही, क्योंकि मैं बहुत फिक्रमंद था कि किलिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और तो मैंने तारिक जमील के घर पे CCPO, मैंने कहा यार मुझे साफ साफ बताओ ये मामला क्या थे। अच्छा, मैं कोई जाहिल थोड़ी था, ये 17,000 से ज़्यादा लोग की किलिंग हुई थी, तो ये तो 100-150 लोगों के मामला थे। उन्होंने एक बात मुझसे कही, बोले रऊफ साहब आपसे तो हम बड़े खुल के बात करते हैं, जब भी नज़ला गिरता है तो हम 2-4 अफसरों पे गिर जाता है, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने ये सब सारी चीज़ें की, हम नाम लेते हैं, आप इतनी हिम्मत है MKM में, जाके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से कहेंगे ओपन करें, हम नाम बताएंगे कि हमको किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए, आप लोग उनको तो नहीं कर सकते, हम ही पे आपका रोप चलता है। तो मैंने कहा अच्छा, अरे ये बात तो हक और इंसाफ की बात थी। फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार देखो इसका कंपनसेशन भी हो गया था, जो मावराए अदालत कत्ल हुए थे, हुकूमत ने इसको एक्नॉलेज किया था, तो ये सारी चीज़ें। फिर मैंने, अब मसला ये था कि पार्टी की अप्रूवल चाहिए थी, ज़्यादा, और मैं खुद भी अप्रूवल मेरे ख्याल आसान नहीं हो गया। नहीं, बहुत मुश्किल थी। फिर मैं लंदन गया, वहाँ इजलास हुआ। लियारी टास्क फोर्स के लिए आप लंदन गए? लियारी टास्क फोर्स के लिए नहीं, चौधरी असलम एंड कंपनी के लिए ना, लियारी टास्क फोर्स नहीं पे मुश्तमिल। हाँ, तो मैं वहाँ पे गया, फिर वहाँ मीटिंग सुनी। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि इससे 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, वल्लाह अलम अगर ये खबर सही थी मेरे पास, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इशरत लिबात ने ये प्रपोजल दी थी कि इस फोर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इमरान फारूक ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया था। बोले तो हिम्मत कैसे हुई कि ये जो ऑपरेशन के जितने अफसर हैं उनके लिए आप ये कह रहे हो कि उनको हम हमारे दौर में आगे काम करेंगे। खैर, मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने आर्गूमेंट दिए। मैंने कहा देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं। हम अगर तो हम वज़ारत दाखिला तक रहते हैं, या फिर इस कैनवस को बढ़ा के पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, तो पूरी दुनिया हमको देख रही है। हमारे 2 मिनिस्टर फ्लॉप हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर में। आफ्ताब शेख ने तो लेटर ही लिख दिया था कोर कमांडर को कि जी हमसे नहीं संभलता कराची। तो आप देखिए ना, तो मैंने कहा अब मसला ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और लियारी गैंगवार जो है, उसने तो बच्चों को अगवा कर करके और घरों के अंदर करके, वो तो आपको मालूम है उस ज़माने में ये क्राइम तो आप ही करते देखते थे। तो मैंने जब सब किया, तो फिर मुझे जो MKM के बानी थे, उन्होंने सबको कहा, बोले लोग अगर ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ईमानदार। अच्छा, उनको पता था मैं झूठ तो बोलने का, और बोलने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा कि क्या तुमको एजेंसीज ने कहा है ये करने के लिए? ओ खुदा की कसम। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा एजेंसी का कहाँ से आ गई? भाई मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं तो अंदरूनी सिंध के दौरे कर रहा था सर। कह रहे अच्छा, तो बोले अब ये रऊफ कह रहा है तो हमें तो ये करना पड़ेगा। और बात तो इसकी सही है कि पूरी दुनिया हमें वॉच कर रही है कि हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, नहीं चला सकते, या हमने यहीं का यहीं रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ यार रहने दो। फिर सबको उन्होंने कहा कि जो ये कर रहा है करो, इसके मामले में नहीं बोलो यार। लेकिन जिस शख्स के ऊपर इतने मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात थे, वो शख्स को जब आपने लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बना दिया, फिर उसी लियारी टास्क फोर्स ने एक मावरा अदालत कत्ल कर दिया माशूक प्रोही के नाम पे। देखिए वो एक अलग कहा। देखिए, जब ये इनको ऑन बोर्ड लिया गया, तो इनको मैंने एक बात कही थी बुला के ऑफिशियल। मैंने कहा तुम्हारे किसी भी गुनाह का बोझ मैं उठा के आसमानों पे नहीं जाऊंगा। तो ये मेरी शक्ल देख रहे हैं। इसमें ये पूरी टीम में चौधरी असलम तो शहीद हो गया, बाकी तो जिंदा है, आप बुला के पूछ लीजिएगा। पूरे दौर में कोई एक कॉल ऐसी नहीं है मेरी, या एक काम ऐसा नहीं है जो ऑन बिहाफ ऑफ MKM मैंने इनसे कोई गलत काम लिया हो। MKM का रिक्वायरमेंट ही ये नहीं थी। खैर, अब MKM पे अफसाने तो बहुत सारे हैं ना यार। खैर, दूसरा आपने ये बात कही माशूक बुलोही वाला मर्डर केस जो था, वो एक मामला ऐसा हुआ, वो तो बहरहाल एक टेकअप किया गया और इतना बड़ा इशू बना। वो नाम भी वही था, सारी चीज़ें वो थी जो मुझे बिलीव किया गया कोर्ट में। माशूक बुलोही के ऊपर इतने सारे चार्जेस थे और वो गिरफ्तार हुए, और फिर ये सारी मामलात हुए, उनके ऊपर FIR कटी और फिर वो गिरफ्तार हुए। वो सारी चीज़ें थी। मसला ये था कि इसको आप ह्यूमन एरर कहें या बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिलचस्पी प्रमोशन की, क्योंकि मैंने हेड मनी रखना शुरू कर दी थी जो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा था।
और लियारी ख़ास तौर पे ये सूरत हाल बन गई थी कि लियारी में तो एक अजीब मैसेकर था कि 2 ग्रुप लड़ रहे हैं और किसी का बाप उनको नहीं रोक सकता था। और जब आप वो फुटेज उठा के देखें, उस ज़माने में आप क्राइम के डायरेक्टर थे जियो के, आप लोगों को तो मालूम था कि वहाँ पर कोई चल नहीं सकता था, कराची में चल नहीं सकता था। मैं लियारी में विज़िट करता था जाके, ऐसे ही है। और मैंने इनामात भी दिए वहाँ पर। वहाँ के लोगों को ये इस बात को इत्मीनान हुआ कि कोई हमारी सुन भी तो रहा है। तो ये सारी बातें थी। उसमें हमने कौन सी वहाँ से काउंसिलर लड़ाना था या एमपी लड़ाना था, ऐसा ये पॉलिटिकल नहीं था फैसला, ये एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर था। तो फिर रहमान डकैत आपके दौर में हाँ। गिरफ्तार हुआ और आप ही के दौर में फरार भी हो गया। कोई सियासी डील तो नहीं थी ये? देखिए, मुझसे तो हर चीज़ें इस तरह थी, तो मैंने उस ज़माने में किसी ने मुझसे पूछा था जब ये भागा था, तो मैं तो बड़ा परेशान होता। ये इंस्पेक्टर बहाउद्दीन के पास था। हुआ ये था कि मेरे से जब सवाल किया गया उस वक्त उसके भागने के ऊपर, तो मैं तो हैरान रह गया ना कि यार ये इतना बड़े पैमाने पे कि वो यहाँ से कोयटा से गिरफ्तार हुआ, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में रहा, उसकी सारी इंटरव्यू हुई और यहाँ से वो भाग रहा है। तो फिर मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा कि फिर ये चौधरी इफ्तिखार साहब जो चीफ जस्टिस थे उस ज़माने के, वो भी तो एक बहुत उसको कोई और दे देना कि जेम्स बॉन्ड थे यार, जेम्स बॉन्ड थे। उनका काम ही ये था कि वो बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिस नौटंकी टाइप के आए ना, जिनको हर वक्त मीडिया पे आने का शौक़ होता था। तो मैंने कहा उनसे आके पूछो यार, उन्होंने चौधरी असलम और ये जो इरफान बहादुर और ये सबको गिरफ्तार करा दिया था माशूक बुरई के। उनकी गिरफ्तारी के बाद वो बंदा भाग गया, तो मतलब उसमें मैं फिर क्या करता। उसके बाद तो फिर मेरी वज़ारत ही ख़त्म हो गई। आपकी वजारत दाखिला के दौर में लियारी आपके लिए अहम रहा। जुल्फ़कार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने लियारी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और यहाँ तक कह दिया कि हमने लियारी के लोगों को असलहे के लाइसेंस शादी में पटाखे चलाने के लिए नहीं दिए हैं। ये लियारी की कराची की सियासत में इतनी अहमियत क्यों है? मसला ये है कि लियारी इम्पोर्टेंट तो उन लोगों के लिए है जिनके ये हल्के रहे हैं, जिन्होंने इसको पसमानदगी का शिकार बना के रखा। और आपने खुद बताया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उनको तो ये कहा था कि आपको असले इसलिए थोड़ी देंगे कि पटाखे चलाने के लिए। इनकी तो पूरी फोर्स वहाँ पे थी ना। और फिर उन्होंने बाकायदा नाम ले के कत्लेआम, शरारती काट दे के लोगों को ज़बह किए हैं, कत्ल किए हैं। तो ये सारे वाक़यात इन्हीं लोगों के, यही भत्ते लेने वाले, ये तो अजीज़ाबाद तक से भत्ते ले रहे थे। खैर, तो इसकी वजूहत तो इस्टेब्लिशमेंट जाने कि इनके ताने बने कहाँ से कहाँ बलूचिस्तान तक और बलूचिस्तान से लेके कहाँ तक मिलते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके लिए जहाँ से भी इस टाइप के लोग मिल जाएँ तो ये सारे लोग वहीं मिलेंगे जहाँ पे गुर्बत और अफरात ज़्यादा होगी। ये तहरीक तालिबान के जो खुद कुछ बब्बार बेचारे मिलते हैं, मैं तो उनको बेचारे इसलिए कहता हूँ कि गुर्बत अफलास के मारे लोग हैं ना, उनको नई नई कहानियाँ सुझाकर, इस्लाम का नाम लेकर, जन्नत दिखाकर उन बेचारों को तैयार करते हैं जो लोग। मसला ये है कि इस्लाम के बुनियाद के ऊपर मस्जिदों को तो आगे बम से उड़ा रहे हैं, लेकिन अपने इलाकों में किसी शराब खाने को आज तक नहीं उड़ाया। कच्चे के डाकू आज पक्का मसला बन गए हैं, रियासत भी उनसे परेशान है। आप भी वजीर दाखिला रहे, एक कच्चे का मसला हल नहीं कर सके। क्या आपकी भी किसी के साथ किसी औताक में कोई तस्वीर लगी हुई है क्या? हाँ, देखिए ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आपकी सूट चैनलों ने भी दिया था। मैंने ऑपरेशन किया था, मैं लड़काना के विज़िट पे था, तो मुझे वहाँ पे राहुल खान बुरोही और शब्बीर शेख वो मुझे ब्रीफ दे रहे थे लड़काना जाते हुए कि कच्चे के इलाके में ये, और कच्चे के इलाके में अगवा बराए तावान का तो मैंने भी सुना था, चाइनीज़ भी थे, ये भी थे। तो मैंने आधे रास्ते से गाड़ी मोड़ी और सखर वापस आया। मैंने कहा यहाँ मुझे ब्रीफ करो। उन्होंने ब्रीफ किया, उन्होंने कहा जी ये फोर्स भी हमारे पास मौजूद है, हमें तो परमिशन ही कोई नहीं दे रहा ऑपरेशन करने की। तो उसका परमिशन मैंने दी और मैंने कहा कि देखो यहाँ पानीपत नहीं लड़ना है, एक सड़क का रास्ता खोलो और एक तरफ से कार्रवाई शुरू करो। कोई भागता है तो भागने दो, क्योंकि वहाँ औरतें बच्चे, तुम लोग खुद बता रहे हो कि पूरे पूरे गाँव आबाद है। और जो भी अगवा बराए तावान में यहाँ से उठ के जाता था ना, तो जैसे ही कच्चे के इलाके में उतरते थे तो वहाँ औरतें ढोलक पे बैठ जाती थी कि अब मुर्गा आया है, अब पैसा आएगा, ये गीत थे उनके। तो जब उन्हें, तो मैंने कहा कि इस तरीके से वो नहीं करो, जब ये निकलेंगे वहाँ से तो फिर गिरफ्तार करना। तो फिर ये मैंने इजाज़त दी, तो उन्होंने कहा कि हमें राफ्ट चाहिए क्योंकि अंदर दरिया है, आप जाके देखिए इतना हसीन कच्चे का इलाका है वो। तो मैंने कहा अब ये कहाँ से मिलेंगे यार, तुम लोग तो नए नए काम मुझे बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जी ये पुन्नो आकल छावनी में। तो मैंने कोर कमांडर जो थे यहाँ पर उनको फ़ोन किया
तारिक वसीम गाजी जनरल थे मालूम। मैंने कहा कि जनरल साहब ऐसा ऐसा मैं ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कच्चे के इलाके में। मैंने किसी से परमिशन वगैरह नहीं, तो मैंने कहा मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये राफ्ट चाहिए। तो एकदम उन्होंने खुश हो गए, कहा बोले यार रऊफ सिद्दीकी साहब ये काम आप ही कर सकते हो, तो ये राफ्ट आपको कल मिल जाएगी। मैंने कहा कल नहीं, मुझे अभी चाहिए, मेरा आदत है ये हमेशा बात कहना। अच्छा 2 मिनट के बाद वहाँ से कॉल आई, तो ये आरपीओ वगैरह देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि भाई हम जिस वजह से दाखिले के पीछे है ये स्टैंड भी करता नहीं। 2 मिनट में कॉल आ गई कि जी ये राफ्ट कहाँ पहुँचानी है। वो राफ्ट आ गए तो उन्होंने कहा, मैंने कहा, और फिर मैंने मीडिया को बुलाया। आप यकीन करें जब मैंने मीडिया को बुलाया तो वहाँ पे 2-3 जर्नलिस्ट वो थे जिनको डाकू उठा के ले गए थे। वो मेरा हाथ चूमने लगे कि ऑपरेशन की मैंने परमिशन दे दी। वो 6 महीने से अपने परमिशन नहीं मिल रही थी। अब मैं वापस के लिए कराची आने के लिए जब मैं हेलीपैड पे पहुंचा तो राहुल खान बलोई और शबीर, ये जिंदा है सारे किरदार, और ये ऑन रिकॉर्ड भी है आपके टेलीविजन चैनल। उन्होंने कहा कि सर अंदर थिक जंगल है, तो अगर हमें ये हेलीकॉप्टर मिल जाए तो हमने आपको कहा है मैं 1.5 महीने में 1 महीने में कर देंगे। अगर ये हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो हम 15 दिन में कच्चे का इलाका साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डायरी कहाँ है तुम्हारी, करें। मैंने कहा चलो ये आज की तारीख से ये लो, और मेरे बहुत ट्रेन, मैंने कहा मालूम करो ट्रेन कौन सी है। अब वो मुझे कह रहे हैं कि सर आप छोड़ें, आप ये ले जाएं हेलीकॉप्टर, कराची चले जाएं, वापस भेजिएगा। फिर मैंने कहा वापस कैसे आओगे, इतनी मुश्किल से तो मुझे मिलता है ये। सारे मिनिस्टर इसके ऊपर घूमा करते थे, अपने बच्चों को तफरीह कराते थे। मैंने कहा यार ये लो, और फिर ट्रेन से आया। मैंने कहा सर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का आपका मसला है। मैंने कहा छोड़ो तुम कर देना स्टेशन पर। मैं बाई ट्रेन आया वापस, और ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन जब क्लियर हो गया 600 स्क्वायर किलोमीटर का, और जब मैं गया हूँ ना वहाँ पे, तो वो जो औताक थी, उस औताक में तस्वीरें लगी हुई थी सिंध के और बड़े बड़े वजीरों के डाकुओं के साथ गले में हाथ डाले हुए। उन्हें तस्वीर लगाई थी डाकुओं ने। ये सब वहाँ पे औताक में आते थे। अब जरा बल्दिया फैक्ट्री पर बात कर लेते हैं। हाँ कर। एमक्यूएम ने आग भत्ता ना देने पर लगाई या ये सिर्फ इल्ज़ाम है? 12 साल गुजर चुके हैं लेकिन ये आज तक पता नहीं चल सका। आप भी उस दौर में सूबाई वजीर थे, एमक्यूएम के अहम रहनुमाओं में शुमार होता था आपका। आप इस केस में मुलजिम भी बनाए गए। आप यकीनन जो बात भी कहेंगे वो अपने दिफा में कहेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बल्दिया फैक्ट्री की आग में जो जलकर 260 लोग जाँ बहक हो गए, उनकी फैमिलीज को इंसाफ मिल गया? देखिए मुझे इसमें मुलजिम नहीं बनाया गया था इस केस में। मैं मदीना मुनव्वरा में था, तो भोला नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया। तो उसमें एक चुटकुला डाला गया। उसने कहा कि मुझे ये पता चला है कि इस केस को ख़त्म करने के लिए रऊफ सिद्दीकी को 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई। मैं मदीना में था, मैं अपनी किताब लिख रहा था सीरत खैर। मैंने जैसे ही पढ़ा तो हेड से के ऊपर मुकदमा थोड़ी बनता है यार। मैं दूसरी फ्लाइट से यहाँ गया, और मैंने कई दफ़ा बयान भी दिया था कि भाई मुझे भी बुलाओ, मैं तो गवाह बनने के लिए था, हमें तो गवाह बनना था ना। अच्छा इस जुमले में ये भी नहीं था कि आग लगाने में 2016 में जाके पता चला, 2011 में ये वाक़ा, 2016 में पता चला ये एमक्यूएम ने लगाई है। रिजवान कुरैशी जिसकी जीआईटी में ये बात सामने आई थी कि भाई उसने सुना है कि, तो फिर कहाँ गया वो रिजवान कुरैशी? फिर रिजवान कुरैशी कहाँ गया? तो आप बताएंगे यार लाहौल बिला को मैं बताऊँगा, जिन्होंने पकड़ा था वो बताएंगे ना यार, वो कहाँ चला गया, या कोई भी चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस मुकदमे को रत्ती बराबर भी किसी ने भी ख़राब किया, इसको बिला वजह ख़राब करने की कोशिश की जिसने भी की, उसका ठिकाना जहन्नुम के अलावा कहीं नहीं। 260 जल के सिसक के मरने वाले लोग हैं। फैमिली को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो यार ये तो पूरा कंपनसेशन होना चाहिए। वो तो मुझे बताया था कि कंपनसेशन वगैरह है, लेकिन बहरहाल मैं तो इस केस के अंदर फिर हाई कोर्ट ने बरी हो। और ये एमक्यूएम के खिलाफ तीसरा ऑपरेशन 2013 में शुरू हुआ, छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ। एक तरफ ये ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ एमक्यूएम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी कर रही थी, और आप ही शायद उस वक्त मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी थे। तो फिर ये मुज़ाकरात नाकाम कैसे हुए और बात 22 अगस्त तक कैसे पहुंची? देखिए मैं ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने, क्योंकि आप तो ज़ाहिर में इतने थे, आपके पास तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन। देखिए इससे पहले मुज़ाकरात हो रहे थे जिसका मुझे इल्म नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता चला क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं था। एमक्यूएम में एक डिसिप्लिन थी कि जिसका जो काम है वो करेगा, वो दूसरे के मामलात में नहीं। मैं जब जेल गया हूँ तो तब मैंने पहली दफ़ा देखा कि यार वो 1000-1200 के करीब कारकुनान है। लेकिन पहले उससे पहले आ जाऊँ जो आपने सवाल किया। फिर ये मुज़ाकरात गवर्नर हाउस में होने थे, तो मुझे कहा बानी ने कि आप
ये इस टीम के साथ जाओ। तो मैं लीड कर रहा था उस टीम को। उस टीम में फारूक सत्तार, फरोग नसीब और आमिर खान और कंवर नवेद, ख्वाजा इजहार और डॉक्टर सगीर, ये टीम के हिस्सा। पहली दफ़ा मैं फिर उस मुज़ाकरात में गया तो उस वक्त DGI रिज़वान अख्तर साहब थे, जनरल बिलाल साहब थे और क्या नाम है गनी साहब कोर कमांडर थे उस वक्त मुज़ाकरात के लिए। वो मैं पहली दफ़ा गया था और मैं लीड कर रहा था। खैर वो बातचीत हुई तो मैंने शुरू जब हज़ारबाद में पहली दफ़ा था, गवर्नर हाउस में हो रही थी मीटिंग, इशरत लिबाद ये सब जिंदा हैं जिनके नाम मैंने लिए। मैंने उनसे पूछा, ये काफ़ी मामला चले आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखें मैं तो पहली दफ़ा आके बैठा हूँ, मैं एक बात आप लोगों के साथ तो मेरा इंटरेक्शन था, जानते थे मुझे। मैंने कहा मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या MKM अभी भी पाकिस्तान की एसेट आप समझते हैं उसको असासा है या नहीं? अगर नहीं है या बंद करना है तो अभी बता दें ताकि मैं भी कहूँ कि भाई बंद करें, हम अपने अपने काम करते हैं, हम बंद कर देते हैं। क्योंकि 10 साल का पहला इतना बदतरीन वो था। तो उन तीनों ने कहा नहीं बिल्कुल मैं आपको अंडर हो, अच्छा मैं जितनी बातें कर रहा हूँ सब अंडर हो थे, मैं इसका जवाब आसमानों में नहीं बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हम MKM को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो कुछ सूरत हाल हो रही है ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ये जो सूरत हाल जो 10-10 लाशें 12-12 लाशें मिल रही है 15 लाशें, तो मुझे तो ये गवर्नर साहब ने भी बताया और आप लोग इसको इंडोर्स करेंगे कि 4 ANP के लोग मरते थे तो 6 MKM के लोग मर रहे होते थे। बहुत बाद में पता चला कि ये तहरीक तालिबान के लोग जो हैं इधर भी मारते थे उधर भी मारते थे। कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है और हमने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ये मुज़ाकरात हुए काफ़ी, रात के 2 बजे 2:15 बजे हम फारिग हुए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इस सिलसिले में हम क्या करें आपके लिए? उन्होंने कहा देखिए हम जो वार अगेंस्ट टेरर में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसमें MKM हमें फुल सपोर्ट करें। हम आपके जो बंदे गिरफ्तार करेंगे हम उसको इंट्रोगेट करेंगे, हम मारेंगे किसी को नहीं, हम उसको बाद में छोड़ देंगे। अच्छा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अब ज़ाहिर बात है मैं तो फैसला नहीं कर सका, ये सब मेरे साथ थे। फिर फारूक सत्तार ने लियारी गैंगवार वालों के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा हाँ ये हमारे इल्म में। फिर मैं उस रात को सुबह की फ़्लाइट लेके फरोग नसीम को भी साथ लिया मैंने कि ये लॉयर थे ना ये, और इस सबके सामने बात हुई थी। मैं लंदन पहुंचा, वहाँ जाके मैंने सारी पूरी बात बता दी। ये पता नहीं कब से मुज़ाकरात चल रहे थे यार, क्या चल रहा था, जब मैंने बताया ये बात है तो आप यकीन करें फौरी तौर पे जो रिएक्शन, बोला हाँ बिल्कुल गो अहेड, वेल डन बहुत तारीफ। उन्होंने कहा कि फरोग नसीम मेरी तरफ से बयान बनाओ हिमायत का। फिर वो बयान बना कराची ऑपरेशन की हिमायत का, भरपूर हिमायत का। और हम भी चाह रहे थे ना यार लॉ एंड ऑर्डर की सूरत चलना मुसीबत हुआ था। कौन बयान आ अच्छा, गया। सुने, फिर वो बयान आ गया, वो चौथे 5वें दिन फिर जनाब वो लाल किला में कुछ गालम गलौच हुई और ये हुआ वो हुआ, सारा का सारा मुज़ाकरात सत्यानाश। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो आपको मैं ईमानदारी के साथ बताऊँ, फिर दोबारा मुझे कहा गया। मैंने कहा अच्छा। फिर इशरत अली बात को कहा गया, उन्होंने फिर मीटिंग अरेंज की। मैं फिर दोबारा मीटिंग में मैं फिर लंदन गया, फिर वहाँ से अप्रूवल लेके आए। वहाँ पे भी हॉक्स थे, उन्होंने बीमारी का पूरा फ़ायदा उठाया उनकी। ये कैसे हो सकता है यार, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी हो रही, चौथे दिन मामला ख़राब हो रहे। मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई? तो वहाँ पे भी हॉक्स थे, कुछ हॉक्स यहाँ पे भी थे। MKM की बात कर रहा हूँ। हाँ सही है। आगे मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें कोई सेटल डाउन हो। कुछ लोगों का फ़ायदा इसमें भी था। जब आप दूसरी दफा जाकर वापस आए फिर क्या हुआ? अच्छा दूसरी दफ़ा जब वापस आए तो अब क्या हुआ कि मैं भी मुतमईन हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी 3-4 दिन गुजरे तो एक व्हाट्सएप मैसेज आया बैरिस्टर फरोग नसीम के पास और इशरत के पास कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये डिज़ाल्व कर दी गई। यानी हम फिर गवर्नर भी डिज़ाल्व, गवर्नर से नहीं, मतलब ये मुज़ाकराती कमेटी से जो मुज़ाकरात हाँ, कर रही थी। अब मसला ये तो बाकी तो खेले खाए लोग थे यार, हम तो बिलावजह बेगुनाह यार, मतलब है कि अल्लाह वास्ते उसमें तो वो मुज़ाकराती कमेटी को ख़त्म कर दिया गया और बैरिस्टर सैफ जो अब PTI में, उनको जो है सेनेटर बैरिस्टर फैज़ की सरवाई में कमेटी बना दी गई।
वो ये 70 बयान किसने जारी किया? हाँ? ये बयान किसने जारी ये वहाँ किया? से मोहम्मद अनवर ने, वो ज़्यादा अप्रूवल होगी जो भी हुआ होगा। तो मुझे बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा, मुझे इस हफ्ते कहा, बोले यार भाई ये मैसेज आया है क्या? मैंने कहा यार भेज दे कोर कमांडर साहब को। बोले यार भाई आप, मैंने कहा यार 2 दफ़ा हो चुका है, अपने नहीं बात कर सकता, क्योंकि वजह ये है ना कि ये लोग भी समझेंगे कि यार हमको डिच किया जा रहा है। मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा नहीं भेज दो। उन्होंने बातचीत भी बंद कर दी, मामला और ख़राब होते चले गए। उसके बाद फिर वो डॉक्टर आसिम वाला एक केस था यार, बिला वजह 22 अगस्त से 1 माह पहले शायद ये हुआ था, डॉक्टर आसिम हाँ, के जी हाँ। अस्पताल में जो दहशतगर्दों के इलाज का केस था, यार उसमें आपकी जमानत कैंसिल हो गई। मेरे नहीं, ये 4-5 जो थे उसमें ये हुआ कि जमानत कैंसिल, हम सब अंदर। आप गिरफ्तार होकर जेल चले गए जो मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे, और पीछे हो गया 22 अगस्त। अब पीछे 22 अगस्त हो गया। अच्छा मसला क्या था भाई, मैं तो तनहा हो गया ना यार। अगर मसला ये है कि जब ये मेरी गैर मौजूदगी में 22 अगस्त में जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मैं इतना अहम आदमी था, अव्वल तो मुझे डिसोन करने की ज़रूरत क्या थी भाई? या तो फिर डिमांड रखते ना कि रऊफ सिद्दीकी को भी बिठाओ यहाँ पे, पार्टी जब मैं ही देख रहा था। अच्छा मैं फिर इसको और भी इजाफा थोड़ा सा कर दूँ। उसी दौरान क्या हुआ, गिरफ्तारी से पहले की बात थी कि एक दिन मुझे कहा, अल्लाह बेहतर जानता है उसके पीछे क्या, मुझे कहा कि आपको पार्टी का कन्वीनर बना रहे हैं, आप टेक ओवर करो पार्टी, आप चलाओ। किसने कहा ये? बानी ने कहा, बानी वकायत ने मुझे कहा कि तुम चलाओ। लेकिन 2 दफ़ा का ये वाक़या हो चुका था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि नहीं नहीं प्लीज़, तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया गुस्से में।